नमस्कार। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाते हैं संसद में पूछे गए लिखित सवाल और उनके जवाब। प्रश्नकाल कार्यक्रम के जरिए हम अनस्टार्ड क्वेश्चंस यानी अतारांकित प्रश्नों की जानकारी आपको देते हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चला। इस दौरान आपने दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधायी कामकाज होते देखा, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी रहे जिसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाई। ये प्रश्न लिखित में पूछे गए और इनका जवाब भी लिखित ही दिया गया। इन प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछा जा सकता है। सत्र के दौरान रोजाना राज्यसभा और लोकसभा में सैकड़ों ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो कहीं ना कहीं देश के आम नागरिकों से जुड़े होते हैं, लेकिन ये लिखित पूछे जाते हैं और इनका जवाब भी लिखित ही दिया जाता है। आज के कार्यक्रम में हमने बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान पूछे गए महत्वपूर्ण अतारांकित प्रश्नों को शामिल किया है और हमारे कार्यक्रम का फोकस अनस्टार्ड क्वेश्चंस पर ही है। ऐसे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में चलते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम उनका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। क्या है योजनाएं, क्या कुछ है सरकार की प्लानिंग, क्या रहे सांसदों के इससे जुड़े सवाल और क्या रहे सरकार के जवाब, आपको दिखाएंगे संसद टीवी की इस खास पेशकश के जरिए। आज के कार्यक्रम में जो सवाल हमने लिए हैं वो सब बजट सत्र के दूसरे चरण से जुड़े हैं और पहला सवाल जुड़ा है हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था से। ये सवाल जुड़ा है उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता को लेकर। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद टीजी वेंकटेश ने। उन्होंने विधि और न्याय मंत्री से पूछा कि क्या ये सच है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और न्यायाधीशों की मौजूदा रिक्त पदों को तत्काल भरने दोनों की आवश्यकता है। अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है और इसके संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। क्या न्यायिक अवसंरचना न्यूनतम मूलभूत मानकों को भी पूरा नहीं करती है? अगर हाँ, तो इसे लेकर ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है। आगे अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सांविधिक प्राधिकरणों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है? अगर हाँ, तो इसे लेकर ब्यौरा भी उन्होंने मांगा है। साथ ही जानना चाहा कि इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस सवाल के जवाब में विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने तमाम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में 2013 में आयोजित विचार विमर्श के बाद अन्य बातों के साथ साथ ये संकल्प लिया गया था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय की कुल स्वीकृत संख्या में वृद्धि की जा सकती है। उसके बाद विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई। वर्तमान में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 2014 में 906 से बढ़कर 2022 में 1104 हो गई है। विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन में प्रक्रिया के अनुसार 28 अक्टूबर 1998 को तीसरे न्यायाधीशों का मामला कि उन सलाहकार राय के साथ जो पठित उच्चतम न्यायालय है उनके 6 अक्टूबर 1993 के निर्णय द्वितीय न्यायाधीशों के मामले के अनुसरण में की जाती है। प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव की शुरुआत संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के पास निहित है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को रिक्ति होने से 6 महीने पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिक्ति को भरने के प्रस्ताव को शुरू करना अपेक्षित होता है, जबकि उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरना एक सतत, एकीकृत और सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की अपेक्षा होती है। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग या प्रमोशन के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। सरकार समयबद्ध रीति से रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। 31/3/2022 तक उच्च न्यायालयों में 1104 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या के लिए 717 न्यायाधीश पद पर हैं। न्यायाधीशों के 387 रिक्त पदों को भरा जाना है। 387 रिक्तियों के लिए 168 प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं। उच्च न्यायालयों में 219 रिक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय कॉलेजियम से सिफारिशें प्राप्त होनी बाकी हैं। न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारों के संसाधनों की अभिवृद्धि के लिए संघ सरकार 1993 से 1994 से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को क्रियान्वित किया है। इस स्कीम को समय समय पर बढ़ाया गया है और इसे अंतिम बार 2021-22 से 2025-26 तक
5,307 करोड़ रुपए के केंद्रीय हिस्सा सहित कुल वित्तीय परिव्यय 9,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। और अब बढ़ते महिलाओं से जुड़े सवाल की तरफ। ये सवाल जुड़ा है महिला पुलिस स्टेशन को लेकर। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद जीसी चंद्रशेखर ने। उन्होंने गृह मंत्री से पूछा कि क्या हर राज्य में महिला पुलिस स्टेशन स्थापित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है, और अगर ना, तो इसके कारण क्या हैं? क्या ये सुनिश्चित करने के लिए कोई अलग उपाय किए गए हैं कि महिला पुलिस अधिकारियों को थानों में लैंगिक उत्पीड़न का सामना ना करना पड़े? आगे अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि सरकार ने सभी पुलिस थानों में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन को किस प्रकार सुनिश्चित किया है, और इस बारे में क्या जानकारी है, और सरकार ये कैसे सुनिश्चित कर रही है कि पुलिस बल में महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों के समान अवसर दिए जाएं। महिलाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने और महिलाओं के प्रति अपराध की जांच और अभियोजन समेत नागरिकों की जान माल की रक्षा करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है, और वो कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत महिला पुलिस थानों की स्थापना सहित इन विषयों से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए समक्ष है। इस बारे में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी केंद्रीकृत नहीं रखी जाती है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 पुलिस थानों सहित सभी कार्यस्थलों पर लागू है। यह अधिनियम संबंधित राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू किया जाता है। राज्य जिला स्तर पर यह अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की होती है। इसके विवरण केंद्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों में महिला पुलिस कर्मियों के लिए आवास और चिकित्सा सुविधाओं और अन्य आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान जैसे कल्याणकारी उपायों को मजबूत करने के लिए राज्यों को परामर्श पत्र जारी किए हैं। और उपलब्ध सूचना के अनुसार कई राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने जेंडर बाधा को तोड़ते हुए पुलिस महिला कमांडो इकाइयों की स्थापना की है। इसी तरह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब बढ़ा है। पुलिस बलों में शामिल होने के लिए देश के सभी हिस्सों और क्षेत्रों से प्रतिभाशाली महिलाओं को आकर्षित करने के लिए राज्यों को परामर्श पत्र जारी किए गए हैं। महिलाओं को आकर्षित करने के लिए भर्ती में महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क में छूट दी गई है। सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में क्रेच, डे केयर सेंटर उपलब्ध कराए गए हैं। सीएपीएफ की महिला अधिकारियों को समान अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों में महिला अधिकारी हवाई अड्डों और बुनियादी सरकारी ढांचों जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती हैं, और महिला कर्मियों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों द्वारा विशेष जंगल युद्ध कमांडो बल में शामिल किया गया है। अब अगला सवाल। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद एस मुनिस्वामी ने। उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्री से पूछा कि क्या सरकार को निकट अतीत में ऐसी जनजातियां मिली हैं जो जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुसूची के अनुसार इस श्रेणी में नहीं आते हैं? क्या इस उद्देश्य के लिए सह्याद्री से लेकर उत्तर पूर्व क्षेत्रों, हिमालय के सभी भीतरी वन क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया? और क्या सरकार का विचार इसके तहत सभी लोगों, जनजातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए साहसिक व्यक्तियों को जोड़ने का है ताकि उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके? और अगर ऐसा है तो इस बारे में क्या जानकारी है? इस सवाल का जवाब जनजातीय कार्य राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने दिया। उन्होंने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय को निर्देश देने के लिए नोडल मंत्रालय है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 366-25 अनुसूचित जनजातियों को उन समुदायों के रूप में स्पेसिफाइड करता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित है। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों के निर्देशन के मामले में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है। अब अगला सवाल, और यह सवाल जुड़ा है लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण को लेकर। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने। उन्होंने शिक्षा मंत्री से पूछा कि भारत की लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण योजना के चरण 2 के लिए ओडिशा की किन किन भाषाओं की पहचान की गई है, और पिछले 5 वर्षों के दौरान पहचान की गई भाषाओं का संरक्षण करने के लिए
ओडिशा राज्य में विश्वविद्यालयों के लिए कितनी निधि स्वीकार की गई है? इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। भारत सरकार भारत की लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजना नामक एक योजना का कार्यान्वयन करती है। इस योजना के तहत CIIL यानी केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूरू 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली सभी भारतीय भाषाओं, मातृभाषाओं, जिन्हें लुप्तप्राय भाषा कहा जाता है, उनकी सुरक्षा और संरक्षण का काम करता है। CIIL द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अध्ययन और डॉक्यूमेंटेशन के लिए पूरे भारत से 117 लुप्तप्राय भाषाओं, मातृभाषाओं को चुना गया है। SPPEL परियोजना के पहले चरण में ओडिशा की कुछ भाषाओं जैसे भुंजिया, बोडो, गडाबा, गुटोब, बोंडो, गोरुम, मांडा, बिजिया, बिरजिया, ब्रिजिया, बोरहोर, थरुआ को शामिल किया गया है। SPPEL के चरण को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण के लिए 2 योजनाएं चला रहा है। भारत में स्वदेशी और लुप्तप्राय भाषाओं के अध्ययन और अनुसंधान के लिए राज्य विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं के लिए केंद्रों की स्थापना का भी कार्यान्वयन करता है। UGC ने भारत की स्वदेशी और लुप्तप्राय भाषाओं में अध्ययन और अनुसंधान की योजना के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान बरहमपुर विश्वविद्यालय ओडिशा को 1.30 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। अब बढ़ते हैं शिक्षा से जुड़े सवाल की तरफ। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर V शिवादासन ने। उन्होंने शिक्षा मंत्री से पूछा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र के लिए वर्षवार बजटीय आवंटन कितना है। 5 वर्षों के दौरान वर्षवार बजट आवंटन वार्षिक GDP का कितने प्रतिशत है। 5 वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र में वर्षवार कितनी निधि का उपयोग किया गया है। आगे अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि 5 वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र के लिए राज्यवार और वर्षवार राज्य बजट आवंटन कितना है। देश में शिक्षा पर कुल व्यय का कितना प्रतिशत व्यय केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाता है। शिक्षा के बजट को लेकर पूछे गए इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने। उन्होंने बताया कि शिक्षा पर बजटीय व्यय के विश्लेषण के अनुसार शिक्षा पर कुल सरकारी व्यय 2011-12 में 3,33,930 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2019-20 में 8,93,186 करोड़ रुपए हो गया है। कुल बजट में शिक्षा पर कुल सरकारी खर्च 2011-12 में 14.84% से बढ़कर 2019-20 में 16.07% हो गया है। 2015-16 में शिक्षा पर 5,77,792 करोड़ रुपए खर्च किए गए। प्रतिशत के लिहाज से ये आंकड़ा 4.20% रहा। 2016-17 में करीब 6,54,000 करोड़ रुपए रहा है और प्रतिशत के लिहाज से आंकड़ा 4.24% रहा है। 2019-20 में 8,93,186 करोड़ रुपए रहा। प्रतिशत के हिसाब से ये 4.39% रहा है। 2015-16 से 2019-20 तक शिक्षा पर राज्यवार वर्षवार खर्च www.education.gov.in पर ये तमाम आंकड़े उपलब्ध हैं। 2015-16 से 2019-20 तक का संबंधित राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर राज्यवार वर्षवार व्यय www.education.gov.in पर उपलब्ध है। शिक्षा पर बजटीय व्यय 2019-20 के विश्लेषण के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा वहन किए जाने वाले शिक्षा में कुल व्यय का प्रतिशत जो हिस्सा रहा है वो 25.4% और 74.6% है। अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ और ये सवाल जुड़ा है कौन सा राज्य मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित है और इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद एन रेड्डप्पा ने। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि देश में मलेरिया से अत्यधिक प्रभावित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने 2027 तक मलेरिया से देश के अत्यधिक प्रभावित जिलों में इसके मामलों को कम करने और मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा के तहत भारत में मलेरिया के 0 स्वदेशी मामलों को प्राप्त करने के लिए कोई उपाय अपनाया है। अगर हाँ तो इसे लेकर क्या जानकारी है, अगर नहीं तो इसके कारण क्या है। इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने दिया।
उन्होंने बताया कि वार्षिक परजीवी मामला प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पॉजिटिव मलेरिया मामलों की कुल संख्या के 1 से अधिक को श्रेणी 3 राज्य यानी उच्च मलेरिया की घटना वाले राज्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार 2 राज्यों यानी मिजोरम में एपीआई 4.61 और त्रिपुरा एपीआई 2.43 में मलेरिया के मामले अधिक हैं। अन्य सभी राज्यों में एपीआई 1 से कम है। हालांकि 6 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में एपीआई 1 से ज्यादा है। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में मलेरिया के मामलों को कम करने के लिए और 2027 तक मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा के तहत भारत में मलेरिया के शून्य स्वदेशी मामले के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कार्यनीतिक योजना 2017 के कार्यान्वयन सहित अलग अलग उपाय किए हैं और इन उपायों के जरिए 2015 के बाद से मलेरिया के भार में 86.46% की कमी आई है। एनएसपी और एनएफएमई के अनुसार देश में मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उपाय किए गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में इंडोर अवशिष्ट छिड़काव और लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशक जाल सहित लार्वा मछली के उपयोग के साथ एकीकृत वेक्टर प्रबंधन, जैव लार्विसाइड्स और लघु पर्यावरण इंजीनियरिंग सहित लार्वा विरोधी उपाय और प्रजनन की रोकथाम के लिए स्रोत में कमी जैसे उपाय शामिल हैं। रोग प्रबंधन में सक्रिय, अप्रत्यक्ष और सेंटिनल निगरानी के साथ प्रारंभिक मामले का पता लगाना भी शामिल है, जिसके बाद पूर्ण और प्रभावी उपचार, रेफरल सेवाओं को मजबूत करना, महामारी के विरुद्ध तैयारी और तेज क्रिया है। व्यवहार परिवर्तन संवाद के उद्देश्य से सहायक क्रियाकलाप, अंतरक्षेत्रीय अभिसरण और क्षमता निर्माण के माध्यम से मानव संसाधन का विकास भी शामिल है। और अब रुख अगले सवाल का। यह सवाल जुड़ा है उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में अनुसूचित जाति की जनसंख्या से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पूछा है कि इस समय प्रतिशत के लिहाज से उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में अनुसूचित जातियों की संख्या कितने प्रतिशत है। इस समय अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रतिशत कितना है और क्या केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकार से जनसंख्या के अनुपात में इनके आरक्षण में वृद्धि करने के कोई प्रस्ताव मिले हैं। सवाल के आखिर में उन्होंने पूछा कि अगर हाँ तो इस बारे में जानकारी क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है। इस सवाल का जवाब सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने दिया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या के लिहाज से अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 20.70 था, तो वहीं 15.43% तेलंगाना में था। केंद्र सरकार के तहत सिविल पदों और सिविल सेवाओं के लिए अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतिस्पर्धा से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जातियों को 15% की दर से आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है और खुली प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा अखिल भारतीय आधार पर सिविल पदों और सिविल सेवाओं के लिए सीधी भर्ती से नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जातियों के लिए 16.66% की दर से आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है। क्या केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकार से जनसंख्या के अनुपात में इनके आरक्षण में वृद्धि करने के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? तो इसे लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अब अगला सवाल जो जुड़ा है होटलों को उद्योग का दर्जा देने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने। उन्होंने पर्यटन मंत्री से जानना चाहा कि क्या यह सच है कि आतिथ्य क्षेत्र के लिए राज्यों के बीच कर ढांचे में एकरूपता नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका ब्यौरा उन्होंने मांगा। आगे अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या सरकार होटलों को उद्योग का दर्जा देने के लिए नीतिगत उपाय शुरू करेगी ताकि होटलों को कम दरों पर बिजली, पानी, संपत्ति कर का लाभ प्राप्त हो सके और होटलों पर लगाए गए करों को रैशनल बनाया जा सके और इन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। अगर हाँ तो होटलों को उद्योग का दर्जा देने की समय सीमा क्या है, अगर नहीं तो इसके कारण क्या है। इस सवाल का जवाब पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया। उन्होंने बताया कि जी हाँ, आतिथ्य क्षेत्र पर लागू कर संरचना अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। होटलों को औद्योगिक दर्जा राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों को आतिथ्य परियोजनाओं को औद्योगिक दर्जा प्रदान किए जाने का परामर्श दिया है। अगला सवाल ये जुड़ा है ऊना में ईएसआई अस्पताल स्थापित किए जाने को लेकर और इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी ने। उन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य के ऊना जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल बनाने का विचार रखती है। अगर हाँ तो इसे लेकर क्या जानकारी है। क्या इस अस्पताल में रोगियों में लैब टेस्ट करवाने के लिए आधुनिक प्रयोगशाला की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और इस अस्पताल का निर्माण कार्य कब तक आरंभ किया जाएगा और इसके लिए कितनी धनराशि
खर्च की जाएगी? इस सवाल का जवाब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने दिया। उन्होंने बताया कि ऊना, हिमाचल प्रदेश में करीब 30,000 बीमित व्यक्ति हैं और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मानदंडों के अनुसार ये 30 बिस्तरों वाले अस्पताल के योग्य है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वो अस्पताल के संचालन की सहमति के साथ साथ इसके प्रस्ताव को आगे बढ़ाएं। 30 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम मानदंडों के अनुसार मरीजों के लिए लैब टेस्टिंग की सुविधा आउटसोर्स डायग्नोस्टिक सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रदान की जाती है। निर्माण एजेंसी के काम का जिम्मा देने के बाद खर्च का अनुमान तैयार किया जाता है। अगला सवाल पूछा है लोकसभा सांसद अब्दुल खालिक ने। उन्होंने रक्षा मंत्रालय से जानना चाहा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक सरभोग, असम में एक विमान प्रचालन हवाई पट्टी मौजूद थी। अगर हाँ, तो इस बारे में उन्होंने जानकारी मांगी और पूछा कि क्या सरकार का शहीद वीरों के सम्मान में इस हवाई पट्टी पर एक युद्ध स्मारक बनाने का विचार है। अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है और अगर नहीं तो इसके कारण क्या है। इस सवाल का जवाब रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिया। उन्होंने बताया कि जी हाँ, भारतीय वायुसेना के प्रबंधन में सरभोग, असम में 320.18 एकड़ माप का एक विमान क्षेत्र उपलब्ध है। हवाई पट्टी पर युद्ध स्मारक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। और इसी के साथ संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आज इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।